डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या लिंग में तनाव में कमी। पटरियों पे और इस पे लिखा होता है हकीम उस्मानी मिलें, टेढ़ापन दूर करें। देखिए, जब तक कोई भी परिस्थिति संभोग करने में वो परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कहीं कुछ दिक्कत, अब कभी खेले नहीं है। देखिए, संदेश ये है कि सबसे पहले तो सेक्स के प्रति सही जानकारी होनी चाहिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। परमात्मा ने जब ये सृष्टि की रचना करी तो उसमें अन्य क्रियाकलापों की तरह ही सेक्स को भी एक अहम स्थान मिला। स्त्री और पुरुष जब आपस में संबंध बनाते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो उसके लिए पुरुषों में लिंग में तनाव की आवश्यकता होती है। बिना उसके वो इंटरकोर्स नहीं कर सकते। तो पुरुषों के लिंग में यानी पेनिस में जब तनाव नहीं आता है तो उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। आज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे बात करेंगे जाने माने साइकियाट्रिस्ट यानी मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुयश द्विवेदी से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या लिंग में तनाव में कमी ये ऐसी परिस्थिति है जिसमें हमारे लिंग में इतना तनाव ना आ पाए कि हम शारीरिक संबंध सही से बना पाएं। तो कोई भी ऐसी परिस्थिति जिसमें लिंग में इतना तनाव नहीं आ पाता है कि शारीरिक संबंध सही से बन ना पाए या संतुष्टि जो है पूरी तरह से हासिल ना हो पाए, तो हर उस परिस्थिति को हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कह सकते हैं। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि लिंग में बिल्कुल तनाव नहीं आता है, तो वो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। कई बार तनाव आता है लेकिन पहले की तुलना में उतना अच्छे से नहीं आ पाता है, वो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। कई बार तनाव आता तो है लेकिन उतनी जल्दी तनाव खत्म भी हो जाता है, तो वो परिस्थिति भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अगर हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को कुछ हिस्सों में बांटें तो इनको एक आधार पर लाइफ लॉन्ग या एक्वायर्ड में बांटा जा सकता है। लाइफ लॉन्ग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वो परिस्थिति है जब पुरुष में शुरुआत से कभी भी नॉर्मल इरेक्शन यानी नॉर्मल लिंग में तनाव कभी नहीं रहा है। फॉर्चुनेटली ये बहुत कम केसेस में देखा जाता है। ज़्यादातर केसेस में ये एक्वायर्ड होता है। एक्वायर्ड मतलब पहले से वो लिंग में तनाव जो है वो सही बन रहा है या वो शारीरिक संबंध सही से बना पा रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो देखते हैं कि लिंग में तनाव में या तो कमी आ गई है या बिल्कुल तनाव नहीं आ रहा है। अब इसके पीछे एक्वायर्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पीछे शारीरिक कारण ज़्यादा होते हैं, जिसमें डायबिटीज़ हो गया, हार्मोन की कमी हो जाती है कभी कभी, और कई बार और ज़्यादातर केसेस में ये स्ट्रेस की वजह से होता है। इसी आधार पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को हम दो और हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसा कि एक होता है साइकोजेनिक यानी कि मनोवैज्ञानिक कारण, जिसमें स्ट्रेस या सेक्स को लेकर लोगों की जो भ्रांतियां होती हैं वो साइकोजेनिक ईडी का कारण बनती हैं। और 90% केसेस जो हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के देखते हैं क्लिनिक में, उसमें 90% में ये मनोवैज्ञानिक कारण ही होते हैं। उनमें शारीरिक कोई दिक्कत नहीं होती है, ना अंग में दिक्कत है, ना नर्व में दिक्कत है, ना हार्मोन में प्रॉब्लम है। सिर्फ 10% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हाँ कोई शारीरिक कारण की वजह से ईडी उत्पन्न होता है। तो जब हम साइकोजेनिक ईडी की बात करते हैं तो जो सेक्सुअल भ्रांतियां हैं वो कहीं हद तक बहुत ज्यादा जिम्मेदार होती हैं। कई बार ये लिंग को आकार तो लेकर भी भ्रांति होती है जिसको लोग एक्चुअली ईडी मान लेते हैं। तो जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये उससे पता लगाते हैं कि उसकी जो नॉलेज है सेक्स के बारे में, लिंग के बारे में, वो कैसी है। कई बार मात्र लिंग के टेढ़ेपन को ही लोग ईडी समझ लेते हैं। अब लिंग जो है वो जरूरी नहीं है कि उसमें इरेक्शन एकदम सीधे तौर पर आए। कई बार वो कर्व लेके आता है, कई बार कर्व ऊपर की तरफ होता है, कर्व नीचे की तरफ होता है, और ऐसे या वैसे भी हो सकता है। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि जो टेढ़ापन है, चूंकि वो बिल्कुल सीधी तरह से लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, तो ये ईडी बन जाता है। कई बार जैसा कि भारतीय समाज में, क्योंकि ये विषय ऐसे हैं कि लोग खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, इसकी जानकारी ना स्कूल में दी जाती है सही से। हालांकि सेक्सुअल एजुकेशन पे बातें बहुत होती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे कि एक्चुअल स्कूल में क्या हो रहा है तो कोई देने वाला नहीं है। माँ बाप से वो बात कर नहीं सकते, दोस्त उनकी तरह ही बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते नहीं हैं, अपने बड़े कजिन से भी लोग पूछने में शर्माते हैं। तो जो सोर्स है हमारा सेक्स के प्रति नॉलेज का, वो या तो पॉर्न साइट से बन जाती हैं या ऐसी किताबें बन जाती हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है।
इसलिए कई बार आप सड़क पे देखेंगे कि नपुंसकता, नामर्द रोगी, है ना, बचपन की गलतियां, मैस्टरबेशन जो कि एक बहुत नॉर्मल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसको इतनी बार आप सड़कों पर पोस्टर लगाकर दीवालों पर देख लेंगे कि लोगों के प्रति मन में भरता चला जाता है कि यदि वो मास्टरबेशन कर रहे हैं तो उनको आगे चल के इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, जबकि बहुत एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो लोग गुमराह करने में लगे हुए हैं, तो उन सबसे यही गुजारिश है, तिवारी जी टॉक शो देखें और जो आपको मेडिकल नॉलेज है सही स्पेशलिस्ट डॉक्टर से हम पहुंचाने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो इसलिए तिवारी जी टॉक शो देखें और सही चीज़ को जानें। आज के एपिसोड में मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, और अगर आपने उस प्रश्न का सही जवाब दिया तो आपको मिलेगा डॉक्टर सुरेश द्विवेदी से एक ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन। लेकिन ये एक लकी विजेता को ही मिलेगा, इसलिए कमेंट करके हमें जवाब दीजिएगा लास्ट में एपिसोड के। तो डॉक्टर साहब, जो रेलवे पटरियों पे और इस पे लिखा होता है हकीम उस्मानी मिलें, टेढ़ापन दूर करें, तो टेढ़ापन आपके हिसाब से नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, जब तक कोई भी परिस्थिति संभोग करने में या शारीरिक संबंध बनाने में दिक्कत नहीं दे रही, तब तक सब कुछ नॉर्मल है। इसका ना आकार से लेना देना है, ना साइज से लेना देना है। अच्छा, साइज भी मैटर नहीं करता है? देखिए, वो साइज जिससे आपको संतुष्टि मिल रही है, आपका पार्टनर यानी जीवन साथी उससे संतुष्ट है, तो हर साइज ठीक है, उसका छोटे बड़े से कोई लेना देना नहीं है। अब लेकिन चूंकि जो युवा समाज है फौरन से जानकारी लेता है, तो कई बार क्या होता है कि वो देखकर इतने भ्रमित हो जाते हैं और फिर अपने आप के लिंग के आकार को लेकर इतना हीन भावना महसूस करने लगते हैं कि ये जो स्ट्रेस है बेसिकली, जो ये दिमाग में उनकी भ्रांतियां बढ़ जाती हैं, साइज को लेकर, टेढ़ेपन को लेकर इतना स्ट्रेस भर लेते हैं कि जब वो स्वयं संबंध बनाने जाते हैं तो इरेक्शन नहीं होता है, तनाव नहीं, वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। परफॉर्मेंस एंजाइटी जो कहते हैं, है ना, जैसे व्यक्ति जब पहली बार संबंध बनाने जाता है या जो आदमी शादी के बाद पहली बार संबंध बना रहा होता है, इतना समाज ने उसके मन में भर दिया होता है कि उसकी जो सारी मर्दानगी है, जैसा कि लिखा रहता है रेल पटरी के कि नामर्द रोगी मिले। हाँ, सेक्स जीवन का हिस्सा है, सेक्स सब कुछ नहीं। लेकिन यही मर्दानगी को लेकर जो इतनी भ्रांति है, जो इतना प्रेशर दबाव उस पर पड़ जाता है, उसको लगता है कि उसकी जो आइडेंटिटी है, पूरा व्यक्तित्व इसी पर टिका हुआ है कि उसका लिंग का साइज क्या है, क्या वो अपने पार्टनर को संतुष्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो कई बार इतना स्ट्रेस वो ले लेता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाता। सेक्स तभी बेहतर हो सकता है जब हम पूरी तरीके से रिलैक्स्ड हैं। जितना आप अपने ऊपर जोर लगाएंगे, जितना स्ट्रेस लेंगे, उतना ही सेक्सुअल परफॉर्मेंस खराब होती जाती। अच्छा डॉक्टर साहब, अविवाहित पुरुषों में हमेशा शादी के बाद तो उनको पता नहीं है कि वो परफॉर्म कर पाएंगे, तो वो बड़ा स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश दीजिए आप। देखिए, संदेश ये है कि सबसे पहले तो सेक्स के प्रति सही जानकारी होनी चाहिए। यदि उनके मन में कुछ सवाल हैं, कुछ डाउट्स हैं, या उनको अपने लिंग के प्रति, साइज के प्रति, इरेक्शन के प्रति कुछ जिज्ञासा है, तो उसको हमेशा पहले तो एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से ही पूछें। उसकी जानकारी गूगल पे या मैगजीनों में पढ़कर ना लें, क्योंकि बहुत हद तक ये बहुत ही अवैज्ञानिक जानकारियाँ होती हैं, वो भ्रमित करने वाली जानकारियाँ होती, वो डर पैदा करने वाली जानकारियाँ होती, क्योंकि वो सारा बिजनेस ओरिएंटेड। जब तक डर नहीं होगा, जब तक आप समस्या को बड़ा करके नहीं दिखा देंगे, तब तक कोई बिजनेस नहीं आएगा। इसीलिए रेलवे पटरियों के पास शहर में कई जगह लिखा होता है बचपन की गलतियां, मैस्टरबेशन को लेकर, नामर्द रोगी, नपुंसक रोगी, ऐसे शब्द समाज में यूज किए गए हैं कि आदमी पढ़ के ही अपने आप को हीन समझने लगता है। तो उनके लिए पहली बात तो यह है कि सेक्स के लिए अपने पार्टनर के साथ इमोशनल इंटीमेसी, अंतरंगता बनानी बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप शादी के पहली रात ही संबंध बना लें। आप पहले अपने पार्टनर को समझें। जब तक वो अंतरंगता संबंधों में नहीं आएगी, तब तक उसके प्रति आकर्षण जो है नहीं आएगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, बस कि हम किसी पार्टनर के प्रति जाएं और अचानक से इरेक्शन हो जाए, तो ये हमेशा संभव नहीं है।
पर वही बात है कि दोस्तों ने इतना पढ़ा दिया होता है, सहेलियों ने इतना बता दिया होता है कि संबंध नहीं बना तो बड़ी दिक्कत है। तो पहले पार्टनर से बातचीत करें। और फीडबैक लेने वाले भी दूसरे दिन तैयार होते हैं। हाँ क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ? कमरे के बाहर रात में खड़े रहेंगे, अगले दिन सुबह से पूछना शुरू कर देंगे, क्योंकि यही एक समाज का हिस्सा बन गया। तो उन लोगों के लिए जिनके जो अपने पार्टनर को जानते ही नहीं है, जो पहली बार मिल रहे हैं, तो उनके साथ ही समस्या थोड़ी ज़्यादा होती है। उन लोगों के साथ जिन्होंने शादी से पहले कभी संबंध नहीं बनाए होते, तो एक तो परफॉर्मेंस एंजाइटी, उन्हें लगता है कि चूंकि उस व्यक्ति से वो पहली बार मिल रहे हैं, तो अगर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो अगला व्यक्ति उन्हें हीन समझेगा, है ना, उनकी इज्जत कम हो जाएगी। तो ये जो है ना कि नामर्दी, नपुंसकता कि आपकी सारी आइडेंटिटी उस परफॉर्मेंस पे टिकी हुई है, ये बहुत बड़ा पहलू है। इसीलिए 90% केसेस जो आप इंडी के देखते हैं क्लिनिक्स में हम लोग, वो यही है, तो मनोवैज्ञानिक दबाव है। एक तो भ्रांति के कारण आ सकता है, दूसरा क्या है कि आजकल की जीवन शैली बहुत वैसी बन गई, इसीलिए जरूरी नहीं कि सिर्फ अविवाहित या यंग लोगों में पाया जाए, 30-40 साल के लोगों में भी बड़ा कॉमन हो गया। क्यों? क्या है कि भाई इतना वर्क लाइफ बैलेंस ही इतना गड़बड़ है कि कोई आदमी 12-12 घंटे काम कर रहा है, तो शरीर इतना ड्रेन आउट हो गया है, आपका इतना स्ट्रेस हो गया है कि वो आप ऑलरेडी रिलैक्स नहीं है, और रिलैक्स नहीं है तो फिर इरेक्शन पाना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए संबंधों में धीरे धीरे खटास आने लगती। कई बार क्या होता है कि आदमी चूंकि इरेक्शन नहीं अचीव कर पा रहा है, तो अंदर से चिड़चिड़ाहट रहती, झल्लाहट रहती है। और अभी भी बहुत हद तक, और मैं कहूँगा प्रैक्टिकली बिल्कुल ये पुरुष प्रधान समाज है हमारा भारतीय समाज। तो क्या होता है कि उन्हें लगता है कि चूंकि हम अपने पार्टनर को बेड में सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे या डोमिनेट नहीं कर पा रहे, अगर मैं बहुत ब्लंट तरीके से बोलूं, तो वो अपने आचरण में फिर वो बदलाव ले आते। तो कई बार जो हम क्लिनिक्स में केसेस देखते हैं कि पति पत्नियों में संबंधों में खटास का जो मुख्य कारण है वो सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं है, वो इरेक्शन के बाद है व्यवहार में बदलाव। एक आदमी जो बड़ा खुश रहता था, नॉर्मल रहता था और सेक्सुअली ठीक था, सेक्सुअल प्रॉब्लम के बाद वो बड़ा गुस्सैल हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, क्योंकि हम बेड में नहीं डोमिनेट कर पा रहे हैं, तो हम बाकी जीवन में डोमिनेट करना शुरू कर। फिर वो हिंसा पे उतरे। हिंसा पे होता है, चिड़चिड़ापन पे होता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ हिंसा ही हो, टोन में बदलाव आ जाता है, और सिर्फ पत्नी से नहीं आता है, पूरे आचरण में बदलाव आने लगता है। इसीलिए लोगों को ये समझना चाहिए कि सेक्स जीवन का हिस्सा है, प्रमुख हिस्सा है, एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, एक ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको खुशी मिलनी चाहिए। उसको अगर आप एक टास्क की तरह ले लें, इतना जोर बना लेंगे अपने ऊपर कि नहीं करना ही है, हाँ, मैच जीत के ही आना। बिल्कुल जंग, लोग हाँ, जंग समझ, जंग जीतनी है, जंग जीतनी है, हरा गया ना, हार गया है ना। जैसे प्री मेच्योर इजैकुलेशन है, शीघ्र पतन, नाम क्या है? पतन। पतन मतलब हार, कि अगर आपका वीर्य जल्दी स्खलित हो जाता है तो आप हार गए। शब्दों का खेल है, पर आप बचपन से सुनते हैं ना, तो कहीं तो साइकोलॉजिकली आप इस चीज पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अगर निकल गया शीघ्र ही तो पतन है, फिर हार है। ऐसे ही फिर नामर्दगी, नपुंसकता। चलिए इन विषयों पर सर बाद में बात करेंगे। अभी आज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट क्या है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इसके बारे में बताइए। पहली बात तो ये जो व्यूअर्स हैं उनको समझ लेना चाहिए कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ट्रीटेबल चीज, इसका इलाज संभव। सबसे पहले तो पता लगाना जरूरी होता है कि कारण क्या है। जैसा कि मैंने बताया 90% केसेस साइकोजेनिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, तो इसमें सही जानकारी, अगर वो तुमको कोई स्ट्रेस चल रहा है तो उसका निवारण, अगर इवन डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, नींद की कमी होती है, वर्क लाइफ बैलेंस में प्रॉब्लम होती है, इमोशनल इंटीमेसी खोती जा रही है, पति पत्नी आपस में जो है साथ नहीं दे रहे हैं, समय गुजार नहीं रहे हैं साथ में, लाइफ एक ऑटो मोड पे चल रही है कि सिर्फ बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, तो एक सही जानकारी, कई बार दवा, स्ट्रेस कम करने की, बहुत हद तक ये केसेस बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं। कुछ केसेस में जैसा कि मैंने बताया कि भाई डायबिटीज़ हो गया, थायराइड प्रॉब्लम्स हो गई, लिपिड फैट ज़्यादा हो जाता है, नर्व प्रॉब्लम्स आती हैं, हार्मोन की कमी, कभी कभार टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है, तो वो कारण होते हैं। तो अगर हम शारीरिक कारणों का इलाज कर देते हैं तो ये चीज़ें संभव हो जाती हैं। वैसे 90% आपका जो है मेंटल प्रॉब्लम्स। यस, 90% इज साइकोजेनिक, है ना, सिर्फ एंजाइटी नहीं, अवसाद है,
साइकोजेनिक बोल सकते हैं, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक कारण से। तो ज्यादातर केसेस में रिजॉल्व हो जाता है। अब वही बात है कि आदमी को, व्यक्ति को गलत जानकारी से बचना चाहिए, थोड़ा सा समय देना चाहिए। ये कोई मतलब ऐसे जादू की छड़ी नहीं है। तो क्या होता है कि इसमें कुछ काउंसलिंग सेशंस लग सकते हैं, दवाइयाँ कुछ दिन चलानी पड़ सकती है। वो साइकोलॉजिकल बैरियर जो उनके दिमाग में बन गया है कि अब मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगा। कई बार लोगों को ये लगता है कि अब मैं सिर्फ गोली के साथ ही परफॉर्म करूंगा। तो उनको ये समझना चाहिए कि गोली बस इसलिए है कि एक बार वो नॉर्मल साइकिल शुरू हो जाएगा तो वो कॉन्फिडेंस उनमें वापिस आ जाता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, और उसके बाद हम दवा हटा देते हैं। तो जैसे आप पहले यूजुअली परफॉर्म कर रहे थे वैसे आप कर। लेकिन ये दवा सर OTC दवा है और हर काउंटर पे बिकती है। अब कुछ लोग जो है बिना इसके परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और रीज़न ये होता है कि शुरू से ही मैं देखता हूँ कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह भी लेने लगते हैं 20-21 साल की उम्र में, और वो उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। तो इन केसेस में कैसे इनको विड्रॉ कर सकते हैं मेडिसिन को? हमें ये देखना जरूरी है कि ये 20-21 साल से लड़का नहीं क्यों रहा है। उनमें इसलिए रहा है कि उसके मन में भ्रांति है भ्रांति है कि वो इरेक्शन, शायद मेरा लिंग में इतना तनाव नहीं आ रहा, मेरा साइज उतना बड़ा नहीं हो रहा जितना मैं फॉरेन मूवीज में देखता हूँ। दोस्तों से पूछता तो दोस्त भी 2-3 इंच लगा के ही बता देते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर शायद वो रियल साइज बता देंगे तो फिर उनका मजाक बनाया जाएगा। तो कोई भी आदमी जो है ना, उसका एक पूरा जो मापदंड होता है वो फॉरेन होता है। तो क्या होता है कि उन्हें लगता है कि नहीं वो शायद लंबे समय तक टिक नहीं पा रहे हैं बेड में, तो गोली शुरुआत से लेने लगते हैं। फिर क्या होता है, ये फिजिकल डिपेंडेंस नहीं होती, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है। तो इसमें क्या होता है कि सही जानकारी के साथ, थेरेपी के साथ उनको ये समझाया जाता है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे दवा के बिना उनको ये देखना पड़ता है कि नहीं वो दवा के बिना भी परफॉर्म कर सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल कंपनीज तो इस फिराक में रहते हैं कि इस तरह से ग्राहक पकड़े जाएं। अब सनी लियोनी आके बताएंगी, पेशेंट ज़रूर सनी लियोनी की बताई हुई दवाई तो खाएगा ही। इसलिए मैं भी यही एडवाइस करूँगा कि एक अच्छे डॉक्टर से मिलिए। और मैंने अपने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था किस बीमारी में किस डॉक्टर को दिखाएं। तो नीम, हकीम, इन लोगों से दूरी बना के रखिए, और सही डॉक्टर जो एलोपैथ में ट्रीटमेंट करते हैं सेक्स रिलेटेड डिजीज़ का, वो होते हैं साइकियाट्रिस्ट यानी मनोरोग विशेषज्ञ। हमारे साथ में जो डॉक्टर साहब हैं ये भी सेक्स संबंधी सभी बीमारियों का इलाज करते हैं। तो अगर आपको कभी भी कोई ज़रूरत पड़े डॉक्टर साहब से आप मिल सकते हैं। इनकी क्लिनिक का एड्रेस, इनका फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो आज का क्वेश्चन है स्पर्म कहाँ पर बनते हैं? इसका जवाब आप कमेंट करके हमें बताइए। एक लकी विजेता को डॉक्टर सुयश द्विवेदी से फ्री कंसल्टेशन, ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन जरूर मिलेगा। जवाब दीजिए कमेंट करके।